अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ रहे थे और उस चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसका थ्योरेटिकल पार्ट हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलें लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग अपना चैप्टर फ्लूइड डायनामिक्स चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का पढ़ रहे थे और हमने उसका थ्योरी वाला सारा पोर्शन कंप्लीट कर लिया। सारे आर्टिकल्स को इन डिटेल डिस्कस किया है और अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को दुगना फ़ायदा देंगे। एक तो हम इन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को इस तरह से सीखेंगे कि हम इनको पेपर में किस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं, और दूसरा इन शॉर्ट क्वेश्चंस को करने के दौरान आपके चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे और सारी चीज़ों का रिव्यू भी हो जाएगा। तो आपके पास एक समरी की फॉर्म में आपका पूरा चैप्टर दोबारा से मिल जाएगा। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 6.1 एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म विस्कोसिटी। आप विस्कोसिटी के बारे में क्या जानते हैं, विस्कोसिटी को सुन के आपके जहन में क्या आता है। तो हम लोगों ने सीखा था कि विस्कोसिटी क्या होती है, कि जब भी आपके पास कोई फ्लूइड होता है और वो फ्लो करने की कोशिश करता है तो उसके फ्लो के दौरान उसकी जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं उनके दरमियान एक रेजिस्टिव इफ़ेक्ट जनरेट हो जाता है जो डिफरेंट लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर फ्लो करने से रोकता है। हमने उस इफ़ेक्ट को विस्कोसिटी का नाम दिया था और इसकी बड़ी सादा सी और बड़ी फेमस एग्जांपल वही है कि अगर आपके पास दो ग्लास हों और एक ग्लास में आप पानी ले लें वाटर और दूसरे ग्लास में हनी शहद ले लें और उन दोनों ग्लास को एक साथ पोर करें, उंडेलें, तो आप ये देखेंगे कि वाटर बड़ी आसानी से फ़्लो करते हुए आगे की तरफ चला जाता है। लेकिन जो हनी का फ़्लो है वो उतना आसान नहीं होता, बल्कि वो बड़ा मुश्किल से फ़्लो कर रहा होता है। तो जिसका फ़्लो आसान होता है उसकी लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है, जो रेजिस्टिव फोर्स होती है वो कम होती है। हम कहते हैं कि उसकी विस्कोसिटी कम है। और जिसका फ़्लो मुश्किल होता है उसकी लेयर्स के दरमियान जो रेजिस्टिव फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है और हम कहते हैं कि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो फिर हम विस्कोसिटी को डिफ़ाइन किस तरह से कर सकते हैं? इट इज़ द फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट, फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट between the different layers of a flowing fluid। जब भी कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा तो उस फ्लो करते हुए फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा हम उसे विस्कोसिटी का नाम देंगे। और फिर विस्कोसिटी को मेजर किस तरह से किया जा सकता है, तो हम लोगों ने सीखा था कि विस्कोसिटी को मेजर किया जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से। द मेजर ऑफ विस्कोसिटी इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर ईटा के साथ। जितना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू को ज़्यादा देखेंगे हम लोग उतना ही हमारा फ्लूइड जो है वो ज़्यादा नॉन विस्कस होगा, उसका फ्लो करना उतना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा से अपनी विस्कोसिटी को मेजर कर सकते हैं। ये उसको क्वांटाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका अगर हम यूनिट की बात करें तो ये भी सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन आपको साथ में दोबारा से दे देते हैं कि हमने कहा था कि इसको डिफ़ाइन करते हैं हम इसके यूनिट्स को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं स्टोक्स लॉ को देखते हुए, कि हमने पढ़ा था F इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। और इसमें ये जो ईटा आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फिर हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से मिलेगा 6 पाई आर एंड वी। हमारे जो फैक्टर्स थे हमने ईटा को एक तरफ रहने दिया, बाकी सबको उठा के दूसरी तरफ ले गए। और फिर इन यूनिट्स को अगर हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो फोर्स इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूटन, 6 पाई इज कांस्टेंट, आर इज मीटर एंड स्पीड इज मीटर पर सेकंड। तो अगर हम इन सबको इकट्ठा करेंगे
तो ये हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन आ जाएगा, न्यूटन सेकंड ऊपर चला जाएगा एंड पर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज वन ऑफ द यूनिट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हम अगर इसको पेपर में अटेम्प्ट करेंगे तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, हम इसका सिंबल लिखेंगे और सिंबल लिखने के साथ हम इस तरह से इसका जो यूनिट है वो भी साथ में डिस्क्राइब कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय ड्रैग फोर्स। दो हिस्से हैं आपके इस क्वेश्चन के जो हमें नजर आ रहे हैं। व्हाट इज मेंट बाय ड्रैग फोर्स, और इसका अगला हिस्सा क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच ड्रैग फोर्स एक्टिंग अपॉन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर मूविंग डाउन थ्रू अ लिक्विड डिपेंड। दो चीजें पूछ रहा है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि ड्रैग फोर्स क्या होती है। तो हम लोगों ने सीखा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड में से मूव करता है तो वो फ्लूइड उसको उसकी मूवमेंट के अगेंस्ट उस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लगाता है। उस रिटार्डिंग फोर्स को हम लोग ड्रैग फोर्स का नाम देते थे। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। द फोर्स, और ये फोर्स कौन सी है, ये रिटार्डिंग फोर्स है, यानी ये आपके मूवमेंट के अगेंस्ट है। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स थ्रू अ फ्लूइड। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में से मूव करेगा तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा हम उस फोर्स को ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। और इस ड्रैग फोर्स को हम लोग कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, हम इस ड्रैग फोर्स को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ हमें क्या बताता है कि अभी कुछ देर पहले भी मैंने आपके सामने लिखा, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा R एंड V। ये हमारे पास रिलेशन है स्टोक्स लॉ का। अब इस क्वेश्चन के सेकंड हाफ की तरफ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच ड्रैग फोर्स एक्टिंग अपॉन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस R मूविंग डाउन थ्रू अ लिक्विड डिपेंड। ये ड्रैग फोर्स कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ये स्टोक्स लॉ हमें बताता है कि ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो स्फीयर की बात हो रही है और जिस फ्लूइड में से वो मूव कर रहा है उसकी विस्कोसिटी को इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखा गया। तो ड्रैग फोर्स सबसे पहले डिपेंड करती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा के ऊपर, यानी आपके फ्लूइड की विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी आपका ऑब्जेक्ट भी उतनी ही ज़्यादा फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा। उसके बाद ये डिपेंड करती है आपके रेडियस ऑफ द स्फीयर के ऊपर, वो जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका रेडियस कितना है। अगर उस पार्टिकल का रेडियस ज़्यादा होगा तो जो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो भी ज़्यादा होगी, और अगर इसका रेडियस कम होगा तो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो फोर्स भी कम होगी। और तीसरी चीज जिस पे ये डिपेंड करता है वो है स्पीड v। हम लोग इस रिलेशन से इसको भी देख रहे हैं। तो जितनी ज्यादा स्पीड होती जाएगी हमारे ऑब्जेक्ट की जो किसी फ्लूइड में से मूव कर रहे हैं उतनी ही ज्यादा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो तीन फैक्टर्स हैं जिन पे हमारी ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स हैं, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जितनी विस्कोसिटी ज्यादा उतनी फोर्स ज्यादा। दूसरा आपका रेडियस ऑफ द स्फेरिकल पार्टिकल, जितना रेडियस ज्यादा उतनी ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और तीसरा स्पीड, जितनी ज्यादा स्पीड होगी, ये रिलेटिव स्पीड होती है। ये आप लोगों को स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि आपका फ्लूइड मूव करे या आपका ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर से मूव करे या इन दोनों के दरमियान रिलेटिव स्पीड हो, तो हम उस रिलेटिव स्पीड को यहाँ पे यूज करते हैं और रिलेटिव स्पीड के साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाई फॉग ड्रॉपलेट्स अपीयर
टू बी सस्पेंडेड इन एयर। जो फॉग के ड्रॉपलेट हैं वो हवा में सस्पेंडेड यानी मुअल्लक हमें क्यों नज़र आ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि सर्दियों के मौसम में जब धुंध बहुत ज़्यादा होती है, फॉग बहुत ज़्यादा होती है, तो फॉग इस तरह से फील होता है कि जैसे एयर के अंदर सस्पेंड हो चुकी है। फॉग के पार्टिकल्स नीचे नहीं गिर रहे, बल्कि वो फॉग के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में सस्पेंडेड हैं, वो काफ़ी अरसा वहाँ पे रहते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि फॉग के ड्रॉपलेट हमें सस्पेंडेड क्यों नज़र आते हैं, क्यों ऐसा लगता है कि फॉग के ड्रॉपलेट सस्पेंडेड है। अब इसको हम उस वक्त समझ सकेंगे जब हमें टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट दोबारा याद आएगा। हमने सीखा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, कि जैसे इस केस में वो फॉग का ड्रॉपलेट है, तो नीचे गिरते हुए कंटिन्यूसली उसकी स्पीड इंक्रीज करती जाती है। स्पीड के इंक्रीज करने से क्या होता है, हमने अभी देखा पिछले क्वेश्चन में भी कि जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करेगी वैसे वैसे उस पे लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है वो भी बढ़ती जाती है। और अगर ये एक ड्रॉपलेट हो जो नीचे की तरफ गिर रहा हो, तो नीचे की तरफ उसको गिराने वाली जो फोर्स है वो उसका वेट है, और इसकी मूवमेंट के अगेंस्ट इस पे जो फोर्स लगती है वो ड्रैग फोर्स कहलाती है। तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब इस पे वेट और ड्रैग फोर्स दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, उस वक्त आपका ड्रॉपलेट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करना छोड़ देता है, बल्कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देता है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोगों ने टर्मिनल वेलोसिटी का नाम दिया था। और वो टर्मिनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के हमारे पास ये दो एक्सप्रेशंस हैं जो यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। एक ये एक्सप्रेशन है और फिर उसके बाद ये एक फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास मौजूद था। हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। अगर हम इस पहले वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि हमारी जो टर्मिनल वेलोसिटी है, यानी वो वेलोसिटी जिससे हमारा फॉग का ड्रॉपलेट नीचे की तरफ गिर रहा है, वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। अगर हम कंसीडर ये करते हैं 6 पाई तो वैसे ही कांस्टेंट है, हमारे जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट है ये चेंज नहीं होते, ये दोनों चीज़ें भी कांस्टेंट रहती हैं, तो ये सारा फैक्टर कांस्टेंट हो जाता है सिवाय mg के जो कि वेट होता है। तो हम लोग बाकी सब को कांस्टेंट कंसीडर करते हुए कह सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, यानी जितना वेट ज़्यादा होगा उतनी ही टर्मिनल वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, और अगर वेट कम हो जाएगा तो टर्मिनल वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉग का ड्रॉपलेट नीचे की तरफ गिर रहा है, अगर उसका वेट बहुत थोड़ा कर दिया जाए तो उसकी गिरने की जो वेलोसिटी है वो भी बहुत थोड़ी हो जाएगी। और हमें पता है कि फॉग का जो ड्रॉपलेट होता है वो तो बहुत छोटा होता है, उसका वेट तो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो वेट कम होने की वजह से उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। मैंने एग्जांपल लेक्चर में भी दी थी कि फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि उसकी जो वेलोसिटी है वो है 2 सेंटीमीटर पर आवर। तो 2 सेंटीमीटर पर आवर टर्मिनल वेलोसिटी कम होने का क्या मतलब है कि वो 1 घंटे के अंदर सिर्फ वर्टिकली 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस फॉल करेगा। तो ये डिस्टेंस तो बहुत कम है। इतना कम डिस्टेंस तो हम जब उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें तो ऐसे ही फील होगा कि वो नीचे नहीं गिर रहा बल्कि वो सस्पेंड हो गया। इसलिए बहुत थोड़ा वेट होने की वजह से हमारी टर्मिनल वेलोसिटी फॉग के ड्रॉपलेट की बहुत कम होती है, इसलिए वो हमें गिरते हुए जो है वो फिर भी सस्पेंडेड फील होता है, क्योंकि उसके गिरने की वेलोसिटी बहुत कम होती है। इसी चीज़ को हम यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप इन सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कंसीडर करें तो हमारी जो टर्मिनल वेलोसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। रेडियस के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है, यानी अगर आपका रेडियस ज़्यादा हो जाए तो आपकी टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर आपका रेडियस कम हो जाए तो आपकी टर्मिनल वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। अब हम लोगों को यहाँ पे पता है कि हमारे पास जो फॉग का ड्रॉपलेट है उसका रेडियस बहुत छोटा होता है, वो एक स्फेरिकल पार्टिकल है लेकिन बहुत स्मॉल साइज का स्फेरिकल पार्टिकल है। तो आर क्योंकि बहुत कम है तो उस आर की वजह से जो हमारी टर्मिनल वेलोसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। यानी दो चीज़ें हैं जिस पे हमारी टर्मिनल वेलोसिटी कम हो रही है, एक तो उसका वेट और दूसरा उसका रेडियस। चूंकि हमारे
फॉग के ड्रॉपलेट का वेट भी बहुत कम है और उसका जो रेडियस है वो भी बहुत कम है। तो इन दोनों चीज़ों के बहुत कम होने की वजह से जो हमारी टर्मिनल वेलोसिटी है वो भी बहुत कम हो जाती है। इतनी कम हो जाती है कि हमारा पार्टिकल हमें एयर में सस्पेंडेड फील हो रहा होता है। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा 6.4, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। दो तरह के फ्लोज के दरमियान आपने फर्क बताना है कि लेमिनार फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। तो हम लोगों ने इसको बड़े डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप पूरी डिटेल में इसको समझना चाहते हैं तो उस लेक्चर को देख लें जिसमें हमने इनकी डेफिनेशन भी दी और एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस किया हुआ है। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन के रेफरेंस में अगर हम इन्हें बताएं तो लेमिनार फ्लो क्या होता है। हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई फ्लूइड इस तरह से फ्लो करे कि उसके फ्लो के दौरान हर पीछे से आने वाला पार्टिकल एग्जैक्टली उस पाथ को फॉलो करे, उस पाथ से गुजरे जिस पाथ से उससे पहले जाने वाले पार्टिकल्स गुजर चुके थे। तो इस तरह के फ्लो को हम लोग लेमिनार फ्लो कहते हैं। ये एक स्टेडी फ्लो होता है, यानी अगर आपके फ्लूइड का फ्लो एक स्टेडी फ्लो हो या हम इसे कह सकते हैं एक स्मूथ फ्लो हो, तो स्टेडी या स्मूथ फ्लो को हम लोग लेमिनार फ्लो कहते हैं। और फिर टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, तो हमें इन दोनों के डिफरेंस में पता होना चाहिए कि एक स्टेडी फ्लो तो टर्बुलेंट फ्लो कहलाएगा, लेकिन एक अनस्टेडी फ्लो जो है वो हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। ये एक इर्रेगुलर फ्लो होता है, इसमें कोई स्मूथनेस नहीं होती। इर्रेगुलर फ्लो, तो इसमें हमें कोई स्मूथनेस नहीं नजर आती। पार्टिकल्स का जो पाथ होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, वो एक सर्टन स्ट्रीमलाइन को फॉलो नहीं करते, बल्कि वो रैंडम अपनी मूवमेंट को एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल्स भी हम लोगों ने डिस्कस की थी कि अगर आपके पास एक कैंडल मौजूद हो और उस कैंडल को आप उसका फ्लेम जलाएं, तो हम लोग देखते हैं कि उसके फ्लेम से ऊपर की तरफ धुआं उठ रहा होता है। और अगर उस स्मोक को देखें तो वो स्मोक जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है, राइज कर रहा होता है, तो शुरू में तो आपको बड़ी एक स्मूथ सी स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आती है। लेकिन जैसे ही वो कुछ फासला ऊपर की तरफ तय करता है तो वहां पे आपको रैंडमनेस और फ्लिकरिंग और जो धुआं है वो बिखरता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पे अगर उसके शुरू वाले इनिशियल पार्ट की बात करें जिसमें आपका फ्लो बहुत ज़्यादा स्मूथ था, तो हम उसको लेमिनार फ्लो का नाम दे सकते हैं। लेकिन जहाँ पे वो डिस्टर्बेंस थी और पार्टिकल का जो पाथ था वो इर्रेगुलर हो गया था, तो उस हिस्से को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो का नाम दे सकते हैं। इसी तरह अगर कोई आपके पास स्ट्रीम लाइंस हैं तो उन स्ट्रीम लाइंस में फ्लो करते हुए फ्लूइड के रास्ते में अगर आप कोई रुकावट रख दें और जिससे वो टकरा के बिखरना शुरू कर दें, उसमें स्प्लैशिंग होना शुरू हो जाए, तो वो भी एक टर्बुलेंट फ्लो की हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है 6.5। क्या है क्वेश्चन? स्टेट द बर्नौलीज रिलेशन फॉर अ लिक्विड इन मोशन एंड डिस्क्राइब सम ऑफ इट्स एप्लीकेशंस। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, बर्नौली का रिलेशन क्या है, सबसे पहले ये बताना है हम लोगों ने और उसके बाद उसके कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है। तो बर्नौलीज रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था, आपके सामने लिखता हूं कि प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। हम लोगों ने इसकी स्टेटमेंट इस रिलेशन की डेरिवेशन के बाद जो थी वो लिखी थी। क्या थी स्टेटमेंट? हमें यहाँ पे तीन टर्म्स नजर आ रही हैं। एक टर्म है यहाँ पे प्रेशर और एक टर्म है आपके पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और ये है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एक दफ़ा फिर आपको बता देते हैं कि ये जो आपके पास रिलेशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है हाफ रो वी स्क्वायर, अगर हम इस रिलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करें, हमें पता है डेंसिटी लिखी है, डेंसिटी मैस ओवर वॉल्यूम के बराबर होती है और साथ में वी स्क्वायर। अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हाफ एम वी स्क्वायर और इस वॉल्यूम को नीचे लिख दें तो न्यूमरेटर में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है, तो हम लोग इसकी जगह पे काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं और नीचे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे
वॉल्यूम। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन हमें नज़र आ रहा है ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरह से अगर आप रो जी एच को भी देखें तो रो जी एच को भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की जगह जब हम रो की जगह मैस ओवर वॉल्यूम लेंगे और साथ में जी और एच लिखेंगे तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं एम जी एच डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो जो एम जी एच है ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है और नीचे आ गया वॉल्यूम, तो ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बन गया। तो ये दो फैक्टर्स हैं, इनको डिफाइन किस तरह से करते हैं मैंने बता दिया। तो अगर फिर इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम and potential energy per unit volume remains constant। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास स्टेटमेंट बर्नौलीज रिलेशन की। तो पहला हमारा हिस्सा इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है डिस्क्राइब सम ऑफ इट्स एप्लीकेशंस। हमने इसकी कुछ एप्लीकेशंस को डिस्क्राइब करना है, बताना है कौन कौन सी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। तो हमने एक पूरा आर्टिकल इस चैप्टर का देखा था जो कि सिर्फ यही था एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो हम उन एप्लीकेशंस को यहाँ पे स्टेट करेंगे। चूंकि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन में हम हर एक एप्लीकेशन को अलग अलग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम उन्हें इनलिस्ट कर सकते हैं और हम सारी एप्लीकेशंस के बारे में बता सकते हैं कौन कौन सी इसकी एप्लीकेशंस थी। हम लोगों ने इसकी एप्लीकेशंस में देखा था, टॉरिचेलिस थ्योरम को देखा हमने, प्रेशर और स्पीड के दरमियान रिलेशन को देखा, हम लोगों ने ब्लड के फ्लो को देखा। तो अगर हम उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के अंदर मोल्ड करके लिखें तो हम लोगों ने देखा कि लिफ्ट ऑफ एन एयरप्लेन, एक एरोप्लेन के अंदर किस तरह से लिफ्ट प्रोड्यूस कराई जाती है वो बर्नौलीज इक्वेशन से हम लोगों ने ड्राइव किया। इसी तरह से स्विंग कैसे प्रोड्यूस की जाती है, स्विंग इन अ टेनिस बॉल, एक टेनिस बॉल अगर हमारे पास मौजूद हो तो उसमें हम स्विंग किस तरह से प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसी तरह ब्लड फ्लो को मेजर किस तरह से किया जा सकता है, ब्लड फ्लो को किस तरह से मेजर किया जा सकता है। इसी तरह चिमनी का प्रिंसिपल था, इसी तरह से हमारे पास कार्बोरेटर की वर्किंग थी और हमने स्प्रे और पेंट बॉटल्स के अंदर से जो लिक्विड को बाहर निकालते हैं वो किस तरह से किया था। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसको हम लोग यहाँ पे स्टेट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पहले 5 क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स आज के हमने लेक्चर में पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चंस देखिए एक्सरसाइज के, बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।